हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथीगण, आज 1 सितंबर है और दोस्तों आज के आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम का पहले शिफ्ट का दोस्त एग्ज़ाम हो चुका है। और दोस्त क्या लेवल रहा, किस तरीके से दोस्त क्वेश्चन पूछा गया, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से आप सभी के बीच चर्चा करने वाले हैं। और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। साथीगण, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के ही माध्यम से दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। लेकिन साथीगण, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको कुछ इम्पॉर्टेंट आपके संविधान संशोधन रिवीजन कराने वाला हूं। जैसे कि 44वां अगर मैं संविधान संशोधन अधिनियम की बात करूं तो 1978 आप सभी को दोस्तों याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि बार बार हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, तो 1978 में आया था। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं 52वां संविधान संशोधन की बात करूं तो 1985 में आया था। और दोस्तों अगर मैं कहूं ना तो 52वां संशोधन अधिनियम बेसिकली दल बदल से संबंधित है ना। और हमारे दोस्तों अगर मैं कहूं कि 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है और 10वीं अनुसूची के ही माध्यम से दोस्तों 52वां संशोधन अधिनियम आया, जो कि 1985 में लागू किया गया था। दोस्तों इसमें कुछ कारण ये था कि कोई भी पार्टी से अगर मान लो कोई विधायक या सांसद अगर जीतता है ना, तो 1985 से पहले ये होता था ना कि अगर कोई पार्टी से जीत लिया तो अगर उसका मन करे तो दूसरा पार्टी में वो चला जाएगा। लेकिन दोस्तों जब ये कानून बन गया ना, जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति बीजेपी से अगर जीता, तो अगर बीजेपी से वो जीता है ना तो उसको 5 साल तक उसी पार्टी में रहना होगा, क्योंकि दल बदल 52वां संशोधन अधिनियम 1985 के बाद आप किसी भी अन्य पार्टी में जीतने के बाद नहीं जा सकते हैं। अगर दोस्त आपका कार्यकाल खत्म हो जाए आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, जिसी के कारण से दोस्तों आप सबको याद रखनी है। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं 61वां की बात करूं तो आपके दोस्तों 1988 में आया था, ठीक है, 1988 में आया था। और इसमें दोस्तों 21 साल से लेकर 18 साल यानी कि मतदान करने की आयु के बारे में दोस्तों कहा गया, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्शन कर लेना, 61वां संविधान संशोधन 1988, जिसमें से मतदान करने की आयु 21 से लेकर 18 कर दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसमें से दोस्तों सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये सभी के सभी दोस्त पॉइंट याद रखिएगा, 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों दोस्तों संशोधन बार बार आपके एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, आपके आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, हमेशा दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आप सबको याद रखनी है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, दोस्तों इसी 12th आरआरबी एनटीपीसी में दोस्त कई बार आपके सीपीयू से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों आप एज अ रेगुलर वे में एनालिसिस वीडियो देखते होंगे तो आपको दोस्त इस क्वेश्चन के माध्यम से अंदाजा हो गया ना। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों सीपीयू से हमेशा बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इसके अलावा दोस्तों और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं रिवीजन कराने वाला हूँ। सबसे पहले सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी के साथ जीपीयू की बात करूँ तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, और मैं बाइलिंगुअल में रखा हूँ, है ना। आपको दोस्तों क्लास अगर अच्छा लगे ना तो आप सभी से दोस्त रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है यार। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप सबका भी एक कर्तव्य होता है यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपके एग्जाम में रैम से हमेशा पूछा जाता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाएगा। रोम की बात करूँ तो रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म आ जाएगा। एचडीडी की बात करूँ तो हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाएगा, है ना। अगर मैं आईपी की बात करूँ तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आ जाएगा। जीयूआई की बात करूँ तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। अगर मैं जीआईएफ की बात करूँ तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट आ जाएगा, है ना। तो ये सभी के सभी दोस्त फुल फॉर्म आप सभी को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हमेशा इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में, आपके एनटीपीसी में, आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में दोस्त पूछा जाता है, ठीक है।
अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था। दोस्तों बताओ, ये सब क्वेश्चन हार्ड है और दोस्तों मेरे को अच्छा नहीं लगता यार कि जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए और अगर आप क्वेश्चन गलत करके आते होंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है ना। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्त आप सबको डायरेक्ट याद रखनी है 26 दिसंबर 2005, है ना। हमेशा आपदा प्रबंधन से संबंधित आपके एग्जाम हो पूछा जाता है, चाहे कोई भी आप रेलवे उठा लो, SSC उठा लो, हमेशा क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि न्यूरॉन्स के बीच गैप जो होता है ना उसको क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि व्हाट इज़ द गैप बिटवीन न्यूरॉन्स कॉल्ड? तो दोस्तों सिनेप्स के रूप में जाना जाता है। अगर दोस्तों आप साइंस पढ़े होंगे ना अच्छे तरीके से तो दोस्तों इसके बारे में अच्छे भली भांति आप सबको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना, कि न्यूरॉन्स के बीच जो गैप होता है ना उसे क्या कहलाता है? तो सिनेप्स कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन दोस्तों कि केरल का कथकली नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध है? साथीगण आपके एग्जाम में देखो कथकली इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्त क्योंकि दोस्तों इसके रंगीन मेकअप, वेशभूषा, चेहरे की जो मुखौटा होता है ना, इन्हीं के कारण से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके कथकली से क्वेश्चन पूछा जाता है। और कथकली अगर कहाँ से है तो केरल से संबंधित। देखो दोस्त, केरल से आपके 2 पूछा जाता है जिसमें से कथकली आ जाएगा और आपके मोहिनीअट्टम आ जाएगा। ये दोनों के दोनों क्लासिकल डांस है जो आप सबको दोस्तों याद रखनी, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि केरल के अलावा और भी कौन कौन सा है, जैसे कथकली, मोहिनीअट्टम, थेय्यम, तिरुवर थिलकली, है ना, ऑटम थुल्लम आ जाएगा, इसी के साथ कोलकली, ये सभी के सभी दोस्तों केरल के प्रमुख इम्पॉर्टेंट लोक नृत्यों में से दोस्तों मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो भरतनाट्यम, करगट्टम, इसी के साथ कोलाटम, कावड़ियट्टम, मयिलट्टम, कुम्मी, ये सभी के सभी दोस्तों आपके तमिलनाडु से संबंधित है लोक नृत्य, याद रखिएगा, है ना। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ दोस्तों तो आपके कुचिपुड़ी आ जाएगा, डंडारिया नृत्य आ जाएगा, वीर नाट्यम आ जाएगा, बुट्टा बोमालू आ जाएगा, धिमसा आ जाएगा, दप्पू आ जाएगा, बथुकम्बा आ जाएगा, बोनालू आ जाएगा, लंबाड़ी आ जाएगा, दप्पू आ जाएगा। तो ये सभी के सभी दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अलावा लाता हूँ ताकि दोस्त एक बार कम से कम एटलीस्ट यहाँ भी रिविजन कर लोगे ना तो आप सबके लिए दोस्त बेस्ट तैयारी हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों आप सबको इस तरीके से जो मैं लाता हूँ ना PPT बना के, आप सबको कैसा लगता है? अगर दोस्तों आप सभी को अच्छा लगता होगा ना तो आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है वीडियो को कम से कम लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर पर स्थित है? दोस्तों आप सबको आंसर पता होगा, 180 डिग्री देशांतर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर पर स्थित है? तो 180 डिग्री देशांतर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में कर्क रेखा जैसे कि 23.5 डिग्री जो कि उत्तर अक्षांश से गुजरता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी कर्क रेखा है ना सो कितने डिग्री अक्षांश पे गुजरती है? तो आपके 23.5 डिग्री से। लेकिन दोस्तों अगर मैं मानक रेखा की बात करूं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है ना। तो ये सभी के सभी दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन है कि मेरे दोस्त की राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? तो मेरे दोस्त गवर्नर दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है, आप सबको पता होगा। और दोस्तों मैं आप सभी से एक होमवर्क दे रहा हूँ, हमारे संविधान में राज्यपाल के बारे में कौन से आर्टिकल में जिक्र किया गया है? अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर लगातार जुड़े हुए तो मैं आपसे एक्सपेक्टेशन लगाता हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, है ना। साथीगण अगला क्वेश्चन है कि बांसखेड़ा शिलालेख पर किसके हस्ताक्षर है? तो हर्षवर्धन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। या फिर दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप सबसे मैं कमेंट करता हूँ, आप बताइएगा, ठीक है। हर्षवर्धन से संबंधित शिलालेख या फिर बांसखेड़ा शिलालेख पर हस्ताक्षर किसका था, ये क्वेश्चन पूछा गया था या क्या पूछा गया था, कमेंट करिएगा। लेकिन हर्षवर्धन से संबंधित दोस्तों इनकी राजधानी कन्नौज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 606 से लेकर 647 ईस्वी तक इसका शासन था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप सभी को दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। हर्षवर्धन का अगर मैं शासन काल की बात करूँ दोस्तों तो इसके प्रमुख कवि और लेखक के रूप में वाणीभट्ट था। बहुत बार पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के शासन काल में कौन प्रसिद्ध लेखक था, तो वाणीभट्ट था। उन्होंने दोस्तों हर्षवर्धन की जो जीवनी है ना, हर्षचरित और इसी के साथ कादम्बरी, ये दोनों के दोनों लिखी है, जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब करनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेरे साथीगण का।